चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएस के बारे में बात कर रहे थे। विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम बताइए। तो इसमें हम लोग 3 प्रकार के आरएनए का नाम और उसका एक एक लाइन में फंक्शन बता देंगे तो हम लोग को मार्क्स मिल जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के आरएनए मतलब जैसे कि कई तरह के आरएनए होते हैं, पर 3 प्रकार मेन 3 प्रकार के आरएनए के बारे में हम लोग को बता देना है। जैसे पहला हम बात करेंगे एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, दूसरा आरएनए जो होता है टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा जो है वो है आरआरएनए मतलब क्या, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो एमआरएनए जो है वो क्या करता है, तो जेनेटिक कोड रखता है यानी आनुवंशिक कूट रखता है। ठीक है, जिससे प्रोटीन के निर्माण का है ना वो उसमें कोड रहता है। और इसके बाद दूसरा बात कर ले हम लोग आरआरएनए, तो राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, तो है ना ट्रांसलेशन में क्या करता है, वो कैटलिस्ट का काम करता है और प्लस में सरफेस देने का काम करता है। ठीक है, इस रिएक्शन में जिसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा हो गया क्या, तो तीसरा हो गया ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, अपने एंटी कोडोन साइट से क्या करता है, जो आनुवंशिक कूट है एमआरएनए पे उसको पढ़ने का काम करता है। तो ये हो गया तीनों आरएनए और इसका फंक्शन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीव कोश, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन है जीव नहीं, ये है जीन। टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो यहाँ हम लोग जानते हैं ये क्या लिखा है, जीन कोश से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन पूल। देखिए यहाँ लिखा है जीन पूल, तो जीन पूल से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो किसी भी पॉपुलेशन में, कोई भी पॉपुलेशन में जितने जीन का समूह होता है दैट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स जीन पूल। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑलराइट, अपसारी विकास तथा अभिसारी विकास में अंतर बताइए। तो बहुत सिंपल है। तो अपसारी विकास यानी कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यानी अभिसारी विकास। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन यानी अपसारी विकास क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, तो जैसे कि कोई अंग है ना, कोई अंग जो है वो उसका ओरिजिन क्या है, एक है, ओरिजिन एक है, पर अगर मान लीजिए कि फंक्शन उसका क्या होता है, डिफरेंट होता है, मतलब कार्य उसका अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। जैसे यहाँ पे अगर हमको लिखना पड़ेगा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का, तो जैसे में लिखेंगे जैसे कि वेल का जो उसका है ना फिन्स होता है वेल का, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, सॉरी कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस, है ना। तो वो रहता है उस तरीके से। हम लोग अगर चीता का अगर हम लोग बात करें, फोर लिम्ब का मतलब कि अग्रपाद का, तो उसमें भी क्या होता है, एक यहाँ पे बोन रहता है, ह्यूमरस कहलाता है, यहाँ रेडियस अल्ना होता है, फिर क्या होता है यहाँ पे जो कलाई का बोन होता है उसको कार्पल कहते हैं, फिर पाम का जो बोन होता है उसको मेटाकार्पल कहते हैं, और उंगली का जो बोन होता है उसको हम लोग फेलेंजेस कहते हैं। तो वो चीता में भी होता है। और बैट में अगर बात कर ले मतलब चमगादड़ का, तो चमगादड़ में भी ऐसा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस होता है। ह्यूमन बींग का बात करें तो हम लोग में भी ऐसा ही होता है, पर तीनों चारों का काम क्या है, अलग अलग है। तो जैसे कि हम लोग बात करें वेल का, तो वो क्या कर स्विमिंग में यानी तैरने में मदद करता है, ठीक है ना। चीता का दौड़ने में, है ना, क्या है उसके बाद चमगादड़ उड़ने में, हमारा जो है खाने में, एंड मल्टीपर्पस यूज है, ठीक है ना। तो ये है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, मतलब एक तो मतलब ओरिजिन क्या हो, सेम हो, पर फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, उत्पत्ति एक ही जगह से, ठीक है ना, पर कार्य क्या है, अलग अलग है। तो उसको हम लोग कहते हैं, ऐसा एवोल्यूशन को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, जिसमें उत्पत्ति, ऐसा अंग जिसमें उत्पत्ति क्या हो, अलग अलग हो, पर कार्य क्या हो, सेम हो। जैसे कि ऑक्टोपस का आंख, हमारा आंख, दोनों का काम क्या है, देखना, पर ऑक्टोपस का आंख जो है वो अलग तरीके का बनावट का होता है, हमारा आंख अलग तरीके का होता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, जैसे कि तितली का जो पंख है और जो पक्षी का पंख है, तो पक्षी का पंख जो है उसका फोर लिम्ब जो है मॉडिफाइड होकर उसका काम कर रहा है, उड़ने का काम कर रहा है, लेकिन पक्षी का जो अपने उसके बॉडी का ही कुछ पार्ट जो है वो पंख में कन्वर्ट हो। दोनों पंख का काम क्या है, उड़ना, लेकिन उत्पत्ति क्या है, दोनों का अलग अलग है। तो ऐसे एवोल्यूशन को हम लोग कहते हैं क्या, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 संकटापन्न जातियों के श्रेणियों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 तो थ्रेटन्ड स्पीसीज। तो थ्रेटन्ड स्पीसीज क्या होता है, जिसको बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो कौन कौन खतरा में है काफ़ी ज़्यादा, तो कई सारे ऐसे जीव होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल मतलब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे 3 का नाम हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं, एक स्पेसीज है जैसे कि कोकोआ प्लांट है,
उसका भी नाम लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन पूछा था, है ना, निपेंथिस खासियाना का, तो उसका भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा अगर हम लोग लिख सकते हैं जैसे काजीरंगा जो नेशनल पार्क, उसमें क्या है, एक सिंग वाला जो गैंडा है, ठीक है ना, वन, तो वो भी क्या है, थ्रेटेंड स्पीसीज की कैटेगरी में आता है। तो ये 3 हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। एनीवे, इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या है, संक्षिप्त विवरण दीजिए। पीड़क, पीड़क मतलब क्या होता है, जो वो कीड़ा मकोड़ा होता है उसको हम लोग पीड़क कहते हैं। प्रतिरोधी मतलब उसको सहने वाला, और पौधा तो ऐसा पौधा, ठीक है, जिसमें पीड़क के लिए प्रतिरोधी गुण होता है, ऐसे पौधा को हम लोग कहते हैं पीड़क प्रतिरोधी पौधा। ऐसे पौधा पे हम लोग किसी तरह का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक वगैरह जो है वो, है ना, कीटनाशक या पीड़कनाशक का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, पीड़क प्रतिरोधी है, उसके अंदर जीन ऐसा है जिससे वो पीड़क प्रतिरोधी है, ठीक है ना। तो ऐसे पौधा को हम लोग पीड़क प्रतिरोधी पौधा कहते हैं। संक्षिप्त विवरण दीजिए, तो इसमें संक्षिप्त विवरण में यही लिखेंगे हम लोग कि इसको क्या है कि किसी तरह का इसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करेंगे, बेस्ट रहता है, ठीक है ना। और ऐसे प्लांट को बनाया जाता है जनरली कैसे, तो ब्रीडिंग तकनीक से, प्रजनन तकनीक से बनाया जाता है, जिसमें, है ना, सिलेक्ट किया जाता है 2 प्लांट को और क्रॉस करवाया जाता है, प्रजनन करवाया जाता है, या फिर म्यूटेशनल ब्रीडिंग के थ्रू भी ऐसे प्लांट को बनाया जा सकता है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, खाद्य श्रृंखला से क्या समझते हैं कि नहीं 2 प्रकार की खाद्य श्रृंखला का नाम बताइए। तो खाद्य श्रृंखला, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, इकोसिस्टम में, है ना, जब हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, मतलब समझना चाहते हैं कि कौन जीव फूड के लिए, मतलब भोजन के लिए एक दूसरे पे आश्रित है, तो उसे हम एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं, एक व्यवस्था ड्रॉ करते हैं, जिसमें सबसे पहले रखते हैं प्लांट्स को, फिर उसको खाने वाले को हम लोग कहते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खाने वाले को कहते हैं कार्निवोर। तो ये जो एक चेन है, इस चेन को हम लोग कहते हैं क्या, खाद्य श्रृंखला। एक्चुअली कोई खाद्य श्रृंखला ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, खाद्य जाल होता है, श्रृंखला होता नहीं है, पर हम लोग समझने के लिए खाद्य श्रृंखला को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। किन्हीं 2 प्रकार की खाद्य श्रृंखला का नाम बताइए, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंपल फूड चेन और या हम फूड चेन को यहाँ पे 2 टाइप का फूड चेन कह रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 2 टाइप का लिखेंगे। एक लिखेंगे ग्रेजिंग फूड चेन यानी कि GFC, और दूसरा लिखेंगे डेट्राइटस फूड चेन यानी कि DFC। तो कोई जैसे ग्रेजिंग फूड चेन क्या है, तो नॉर्मली किसी प्लांट को अगर कोई खाता है, कोई हर्बीवोर्स खाया, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाया, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेजिंग फूड चेन। और अगर जैसे प्लांट जो है, प्लांट का कोई भाग जो क्या हो गया, फॉल कर गया, मतलब पत्ती है वो गिर गया नीचे, तो वो अब सड़ने गलने के लिए है, तो उसको हम लोग डेट्राइटस कहते हैं। अब उसको सड़ाएगा गलाएगा, उस पर अर्थवर्म आएगा, बैक्टीरिया फंजाई आएंगे, तो वो जो अब वहाँ से जो खाद्य श्रृंखला बनना है उसको हम लोग कहते हैं क्या, DFC यानी कि डेट्राइटस फूड चेन। तो यही बस दो प्रकार का नाम पूछा, तो नाम लिख देंगे हम लोग, ठीक है, काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित रोगों के रोग जनक का नाम लिखिए। तो हम लोग देखते हैं अब निम्नांकित कौन सा रोग है जिसके रोग जनक का नाम पूछ रहा है। ओके तो कह रहा है अमीबियासिस। तो अमीबियासिस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अमीबदा। अमीबदा रोग जो है इसको करने वाला अमीबा है, तो इस अमीबा का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। मलेरिया रोग करने वाला एक प्रोटोजो है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। ऐसे प्लाज्मोडियम 4 तरह का है, ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवैली, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेराय और प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम जो है वो क्या करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। घातक मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम से। तो ये क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड में पूछा जाए, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होता है, नॉर्मली पूछा है तो प्लाज्मोडियम हम लोग लिख सकते हैं। एस्केरियासिस, इसको हिंदी में कहते हैं एस्केरिस्था कहते हैं हिंदी में। और एस्केरियासिस जो है वो होता है किससे, तो एक राउंड वर्म है, मतलब कि गोल कृमि है जिसका नाम है स्कैरिस। तो स्कैरिस नाम के गोल कृमि से एस्केरियासिस होता है, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है न्यूमोनिया। तो निमोनिया जो है ये बैक्टीरिया से होता है, 2 तरह का है। एक का नाम है क्या, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई, और एक और है जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये 2 बैक्टीरिया से होता है क्या, निमोनिया। तो दोनों बैक्टीरिया का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे कह रहा है कि
जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? जैव उर्वरक पूछ रहा है। जैव उर्वरक मतलब किसी तरह का केमिकल का यूज नहीं, मतलब जैसे कि हम लोग खेती करते हैं तो क्या करते हैं, कोई केमिकल डाल देते हैं किसी हम अपने खेत में, ठीक है ना, तो उससे उर्वरक क्षमता बढ़ता है, तो उसको हम लोग जैव उर्वरक नहीं कहते हैं, वो रासायनिक उर्वरक हो गया है, ठीक है ना। जैव उर्वरक मतलब कोई जीव हमारे खेत का जो फर्टिलिटी है, उर्वरक क्षमता है, उसको बढ़ाता है। तो कैसे, कौन सा है? तो जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया है ना। साइनोबैक्टीरिया मतलब हिंदी में इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, तो वो नाइट्रोजन लेके और NH3 में कन्वर्ट करता है, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है कौन? साइनोबैक्टीरिया। तो हमारे सॉइल में क्या करता है, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा रहा है कौन? साइनोबैक्टीरिया। इस तरीके से राइजोबियम भी है, जो रूट है ना, लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, यानी कि दलहन जो पादप होते हैं उसके जड़ में रह के क्या करता है, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, इसी तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, ठीक है ना। तो इससे उर्वरता क्या होता है, मृदा का यानी मिट्टी का जो उर्वरता है वो बढ़ता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कुछ और का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या करता है, हाइयर प्लांट यानी उच्च पादप के जड़ में रहता है, और वो क्या करता है, वो जल, खनिज लवण, मेनली फास्फोरस जो है एब्जॉर्ब करके किसको देता है, तो प्लांट को देता है। तो इससे क्या है, हम कह सकते हैं कि हमारा जो खेत है उसका उर्वरक क्षमता क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। तो यही सब लिखेंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। मीथेन के स्रोत एवं दुष्प्रभाव को बताइए। तो मीथेन का स्रोत मतलब मीथेन जो गैस है CH4, इसका स्रोत क्या है? तो जैसे गोबर वगैरह होता है, जैसे जो कैटल होता है, कैटल मतलब मवेशी है ना, घास खाने वाले मवेशी, तो वो जो डंग करते हैं मतलब जो गोबर करते हैं, उस गोबर में क्या रहता है, तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया का नाम हम लोग देते हैं क्या, तो मिथानोजन बैक्टीरिया। तो मिथानोजन बैक्टीरिया क्या करता है, गोबर में जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है उसको तोड़ता है, जिससे वो अकार्बनिक में कन्वर्ट होता है। उस ड्यूरिंग क्या होता है, वहां से बायोगैस निकलता है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहता है, मीथेन रहता है। तो मीथेन का मेनली सोर्स तो वो हो गया, ठीक है, गोबर वगैरह हो गया। तो ये मीथेन का स्रोत हो गया। दुष्प्रभाव को बताइए। मीथेन हमारे लिए दुष्प्रभाव इसलिए है बिकॉज मीथेन क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में है ना, वो ग्रीन हाउस गैस का काम करता है, जिससे हमारे यहाँ क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, बढ़ा है, ठीक है ना। तो ये इसका दुष्प्रभाव हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुंकेसर तथा स्त्री केसर को चित्र की सहायता से परिभाषित कीजिए। तो स्टामिन और पिस्टिल का चित्र बनाना है, जैसे यहाँ पे ऐसे चित्र बनाएंगे लाइक दिस। ये हो गया हमारा, मान लीजिए स्टामिन हो गया, ओके, ये स्टामिन है। स्टामिन का दो भाग होता है, एक होता है सबसे ऊपर वाला जो बल्ब लाइक होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एंथर यानी कि परागकोश, और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट यानी पराग तंतु। बस ऐसे देना है, और इसको परिभाषित करना है, तो हम क्या लिखेंगे, पुष्प का जो मेल भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, स्टामिन कहते हैं। और फिर कह रहा है पिस्टिल, तो पिस्टिल जो है वो फीमेल भाग है। तो जैसे मान लीजिए कि फीमेल भाग जो होता है वो ओके, उसका 3 पार्ट होता है। जैसे सबसे ऊपर टॉप वाला जो पार्ट होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, और नीचे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टाइल, और सबसे नीचे जो फूला हुआ भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, ओवरी। तो ऐसे पिक्चर बना देंगे। और ये क्या है, पुष्प का क्या है, फीमेल पार्ट है जो फीमेल गैमेट बनाएगा, मेल पार्ट है जो मेल गैमेट बनाता है, ठीक है ना। चलते क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है 20, 2 शर्करा उत्पादक पौधे का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो कोई 2 प्लांट का नाम जो शुगर का उत्पादन करता है। साइंटिफिक नेम ऑफ 2 शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो शुगर मतलब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का बात कर रहे हैं, तो जैसे हम चावल है ना, जो चावल बनाता है उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और पोटैटो बनाता है उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो वो उसमें से किसी का भी नाम हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस ये हो गया वैज्ञानिक नाम, उसका वैज्ञानिक नाम बता देना है, जैसे कि कोई भी पोटैटो का वैरायटी का वैज्ञानिक नाम बताना पड़ेगा, और क्या है, चावल का वैज्ञानिक नाम बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 को आंसर करना है, और हम 6 का 6 यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे तो इसमें मार्किंग आपका होगा, एक क्वेश्चन बनाने पे 5 नंबर मिलता है। तो एटलीस्ट आपको इसमें कम से कम आपको 10 से 12 लाइन लिखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 16 लाइन तक जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसमें।
ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि ओपेरॉन संकल्पना से क्या समझते हैं, लैक ओपेरॉन का सचित्र समझाएं। मतलब सबसे पहले तो ओपेरॉन क्या है, तो अभी हम लोग शॉर्ट टाइप में ओपेरॉन के बारे में डिस्कस किए थे। तो ओपेरॉन क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सबसे पहले ओपेरॉन का परिभाषा दे देंगे, जो सटीक एक दो लाइन का परिभाषा है, जो पंच लाइन होता है उसका, तो वो दे देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हमको क्या करना है, इसके बारे में समझाना है कैसे कैसे जीन का अरेंजमेंट होता है। तो ओपेरॉन क्या है, प्रोकैरियोट में क्या है, जो जीनों का अरेंजमेंट है, किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर, जो क्या करता है, जीन की एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। इसके सेट ऑफ जीन को हम लोग कहते हैं क्या, ओपेरॉन कहते हैं, ठीक है ना। उसका विभिन्न जो घटक है, घटक का फंक्शन वगैरह लिख देंगे, कैसे ओपेरॉन काम करता है उसको हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे ओपेरॉन काम करता है, किस तरीके से रेगुलेटर जीन जो है वो दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है, और दमनकारी प्रोटीन क्या करता है, ऑपरेटर में बाइंड कर जाता है। लेकिन अगर बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर अगर लैक्टोज आ जाता है तो वो दमनकारी प्रोटीन को क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है, और दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाता है, जिससे क्या है, प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके और आगे का काम चलाता है, आगे का काम चलता है। तो ZYA जीन जो है वो क्या करता है, mRNA बना के आगे चल के प्रोटीन से एंजाइम बनाता है। तो Z जीन से कौन सा बनता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, Y जीन से क्या बनता है, परमिएज, और A जीन से क्या बनता है, ट्रांसएसिटाइलेज। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का काम क्या, पुनः वो क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ देता है। लैक्टोज जैसे ही टूटेगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज देगा, ग्लूकोज से वो बैक्टीरिया एनर्जी प्राप्त करेगा, और जैसे ही टूटा ग्लूकोज, जैसे लैक्टोज टूटा तो लैक्टोज अब तो बॉडी में है नहीं, तो फिर से क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है कौन, दमनकारी प्रोटीन, और दमनकारी प्रोटीन पुनः से बाइंड कर जाता है कहाँ पे, तो वो बाइंड कर जाता है ऑपरेटर रीजन पे, जिससे काम फिर से रुक जाता है, यानी कि ओपेरॉन स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। तो लैक्टोज के प्रेजेंस में स्विच ऑन होता है ओपेरॉन, मतलब काम करता है, पूरा काम चलता है, एंजाइम वगैरह बनता है। पर अगर लैक्टोज नहीं होता है तो क्या होता है, वो काम रुक जाता है। तो लैक्टोज को यहाँ पे इंड्यूसर कहा जाता है, किसमें, ओपेरॉन में, ठीक है। तो बस इसमें से चित्र, वहां पे हमको चित्र भी बनाना पड़ेगा, ऐसे डीएनए देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या है, तो रेगुलेटरी जीन, फिर क्या है, तो यहाँ पे प्रमोटर जीन, प्रमोटर रीजन है, फिर क्या है, रीजन है, बात यहाँ पे मल्टीपल जीन स्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है ना, जिसका एक्सप्रेशन होता है। तो यही पूरा हम लोग को करना पड़ेगा 21 नंबर क्वेश्चन में। चलिए बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 3 ठो दिया हो, बस 3 ठो को हमको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। 3 है तो हम लोग अगर 3-3 लाइन में, 3-3 लाइन या 4-4 लाइन में भी अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं तो इससे भी हमको 5 मार्क्स जो है आराम से मिल जाता है, ठीक है ना। तो एकीकृत पीड़क प्रबंधन से क्या समझते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो बायो का एक ऐसा एरिया जिसमें ये बताया जाता हो कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, रासायनिक जो रासायनिक नाशक होता है, रसायन नाशक जो है, जो पीड़क नाशक होता है या कीटनाशक होता है, उसका हम यूज़ करने से अच्छा है कि हम क्या करें, हम किसी बायोलॉजिकल चीज़ का यूज़ करके, है ना, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। तो यही चीज़ बताया जाता है कि इसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम, इसको शॉर्टकट में हम लोग आईपीएम कहते हैं। बिहार बोर्ड में हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है, आईपीएम का फुल फॉर्म बताएं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो अगर यहाँ पे लिख रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो हम लिख सकते हैं बायो का वैसा एरिया जिसमें क्या बताया जाता हो कि किस तरीके से हम रसायन नाशक को छोड़ के, रसायन जो पीड़क नाशक जो है, केमिकल वगैरह, उसको छोड़ के हम किस तरीके से बायोलॉजिकल चीज़ का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे जीव को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और अपना फसल का उत्पादन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मुर्गी पालन, क्या है इसके लाभ बताइए। मुर्गी पालन नाम से, व्हाट इज पोल्ट्री, तो पोल्ट्री में क्या होता है, कई तरह के चिड़िया का पालन किया जाता है, कई तरह का चिड़िया पालन किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा चिकन आता है, गीज भी आता है थोड़ा बहुत, टर्की भी आता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, और डक भी आता है। तो इन सब का पालन क्या है ना, मुर्गी पालन कहलाता है। इसमें क्या होता है, मुर्गी का जो झुंड है उसको बढ़ाना होता है, प्लस में इसके मीट के लिए और इसके एग के लिए, है ना, मानव के हित में ये उपयोग आता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मुर्गी पालन। इसके लाभ लिखिए, तो लाभ में क्या है, हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, तो हमको हमारे जनसंख्या को क्या क्या चाहिए, भोजन चाहिए, है कि नहीं। और मुर्गी पालन जो है, और मुर्गी जो है उसमें एग है, उसका मीट है, तो वो बहुत अच्छा स्रोत है किस चीज़ का, प्रोटीन का। तो ये सारा लाभ जो है हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, सूक्ष्म प्रजनन से क्या समझते हैं, इसके लाभ लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो प्रोपगेशन, राइट इट्स बेनिफिट। तो सूक्ष्म प्रजनन क्या है, ये टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तक संवर्धन का एक स्टेप है, जिसमें क्या होता है, जो कैलस होता है ना, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है,
ये प्लांट मान लीजिए कि मर रहा है या मर रहा है नहीं रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। ये एक प्लांट है, अब हमको करना है एक प्लांट से हमको बहुत सारा प्लांट बनाना, और वैसा ही सेम ऐसा ही प्लांट, मान लीजिए ये काफ़ी यूनिक प्लांट है, तो इस प्लांट का हम कोई भाग जो है वो काटेंगे। तो मेनली कौन सा भाग काटते हैं हम लोग, जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला होता है, मतलब जो विभाज्योतक, मतलब जो विभाजन कर सकता है वैसा एक्टिविटी वाला। तो विभाजन कर सकता है, उसका टॉप वाला पार्ट हो सकता है, या साइड साइड से जो बड होता है छोटा सा, जो साइड में बड होता है उसको हम लोग एक्सिलरी बड कहते हैं, जो टॉप पे होता है उसको हम लोग एपिकल बड कहते हैं। तो एपिकल बड तोड़ के या एक्सिलरी बड तोड़ लिए तो उसको हम लोग कहते हैं एक्स प्लांट। एक्स प्लांट को क्या करते हैं, किसी न्यूट्रिशन में डालते हैं, न्यूट्रिशन स्पेसिफिक न्यूट्रिशन होता है, उस न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो एक्स प्लांट जो है धीरे धीरे ग्रो करके बड़ा सा कैलस बनाता है, और कैलस को क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसको न्यूट्रिशन मीडियम में डाल देते हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिशन मीडियम में, जिसमें प्लांट हार्मोन, ग्रोथ रेगुलेटर वगैरह सब चीज़ रहता है, ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, वाइटामिन वगैरह सब सारा चीज़ उसमें प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ग्रो कर सकें, ठीक है ना। तो वो छोटे छोटे जो भी प्लांट जो छोटे छोटे कैलस के भाग हैं जो उसमें डाले हैं किसमें, न्यूट्रिशन वाले मीडियम में, तो वो क्या करते हैं धीरे धीरे क्या करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, मतलब धीरे धीरे उसमें से छोटा छोटा प्लांट निकलता है। तो ये एक छोटे से कैलस से है ना, कैलस को काट के और इतना सारा प्लांट बनाना, दिस मेथड इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन, इसी को हम लोग कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। तो ये जैसा प्लांट है, मान लीजिए 1000 ऑफ कैलस, ऐसे छोटा छोटा पीस 1000, मतलब मान लो 1000 पीस उसमें काट लिए तो वो 1000 प्लांट एक बार में बनने। तो ये जो क्रिया है बनने का, क्रिया छोटे से है ना कैलस से 1000 प्लांट बनने का क्रिया, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सूक्ष्म प्रजनन। इसके लाभ लिखिए, तो इसके लाभ यही है कि हम क्या कर सकते हैं, एक प्लांट जो एक यूनिक प्लांट है, तो समझिए इस प्लांट का हम फोटो कॉपी कर रहे हैं, मतलब ऐसा ही प्लांट हमको 1000 चाहिए तो आराम से 1000 प्लांट हम बना सकते हैं, किससे, माइक्रो प्रोपेगेशन से, और ये भी बहुत कम समय में, ठीक है ना। जबकि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, बहुत समय लगाता है, हाइब्रिड बनाने में काफी समय लगता है, लेकिन सूक्ष्म प्रजनन क्या है, बहुत जल्दी से वही प्लांट को क्या है, बहुत सारे प्लांट को डेवलप कर देता है, ठीक है ना। तो ये हो गया सूक्ष्म प्रजनन, इसके लाभ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है, 23rd है, तो इसमें क्या लिखा है, ऑलराइट, हाँ 23rd में कह रहा है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर स्पष्ट जब भी पूछेगा तो हम क्या करेंगे, दो कॉलम बना लेंगे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है, और वहां पे हमको लिखना पड़ेगा जैसे प्रतिजैविक तथा इंटरफेरॉन। तो इस दोनों में अंतर पूछ रहा है। तो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक हम लोग जानते हैं क्या, ऐसा रसायन जो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, ओनली बैक्टीरिया, नेवा, और दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो नहीं मारता है। तो भ्रम में नहीं रहने का जरूरत नहीं है, क्या है, एंटीबायोटिक वैसा रसायन जो केवल और केवल बैक्टीरिया को मारता है, ऐसे रसायन को हम लोग कहते हैं क्या, एंटीबायोटिक। और इंटरफेरॉन क्या है, तो इंटरफेरॉन क्या है कि जब कोई जो सेल है, हमारे बॉडी का सेल, वो क्या करता है, वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, तो वो कुछ स्राव करता है, कुछ केमिकल का स्राव करता है, उस केमिकल को हम लोग कहते हैं क्या, इंटरफेरॉन। तो इस केमिकल के स्राव होने से क्या होता है, तो ये केमिकल क्या है, इस केमिकल की वजह से दूसरे जो बॉडी में जो भी लिम्फोसाइट्स हैं वो सब क्या होते हैं, जल्दी जल्दी वहाँ पे आते हैं, जैसे एंटीबॉडी भी वहाँ पे आता है, मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल, सारे के सारे वहाँ पे पहुँचते हैं, और फिर दूसरे सेल को क्या करते हैं, वायरस से इन्फेक्ट होने से क्या करते हैं, बचाने का काम करते हैं। तो इंटरफेरॉन और एंटीबायोटिक समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, जैव उर्वरक तथा बायोगैस। तो जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर, बायोगैस, ठीक है। तो जैव उर्वरक क्या है, तो अभी हम जस्ट डिस्कस किए थे, वैसा जीव जो क्या करता है, हमारे मृदा में उर्वरता को क्या करता है, बढ़ाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, जैव उर्वरक। जैसे साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, है ना, ये सब क्या हो गया, जैव उर्वरक हो गया। और बायोगैस क्या है, तो बायोगैस क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस है, जो क्या है, मिथानोजन बैक्टीरिया जब कार्बनिक पदार्थ को तोड़ता है और अकार्बनिक पदार्थ में बदलता है, तो उसमें मिक्सचर ऑफ गैस, जिसमें CH4, CO2, H2S और H2 प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे मिक्सचर ऑफ गैस को हम लोग कहते हैं क्या, बायोगैस। इसका यूज भी हम लोग लिख लेंगे। बायो फर्टिलाइजर का यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं, तो वो खेती में करते हैं। बायोगैस का यूज हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग भोजन बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में हम लोग बायोगैस का यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली ज्वलनशील होता है, उच्च ज्वलनशील होता है, इसलिए बायोगैस का हम लोग यूज कर सकते हैं किसमें, भोजन बनाने में और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नांकित में से किन्हीं दो का वर्णन करें। अब यहाँ पे दो का वर्णन करने के लिए क्या रहा है, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो देखते हैं कौन कौन सा दिया। हाँ, तो यहाँ पे टोटल 4 दिया है। जीन विनिमय 1, मेसेंजर तथा स्टॉल का प्रयोग 2, स्थानांतरण RNA का प्रसंस्करण और जीवाणु भोजी का लाइसोजेनिक चक्र। तो जीन विनिमय क्या होता है,
तो इसको इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जीन विनिमय क्या है? जब जब एक क्रोमोजोम एक्चुअली क्या होता है, जब कोई भी सेल को मियोसिस करना होता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, जो समजात क्रोमोजोम होता है वो दोनों पेयर बनाता है। पेयर मतलब जोड़ा बनाता है। जोड़ा बनाने के बाद उसका जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है वो क्या होता है, एक दूसरे पे ओवरलैप करता है। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर आता है और फिर अपना जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करता है ना। तो दोनों जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे में देता है, आनुवांशिक पदार्थ को एक दूसरे में देता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? जीन विनिमय। इस प्रक्रिया का नाम क्या है? जीन विनिमय देते हैं, ठीक है ना। और इसी से क्या होता है? बदलाव आता है। चलिए ठीक है, तो ये इतना लिख देंगे। तो ये जनरली क्या है? मियोसिस के दौरान होता है, ठीक है, और इससे बदलाव आता है। ये प्रक्रिया क्या है? तो ये क्या है? मियोसिस के समय क्या है, जो पहला फेज 1 के पैक 18 में क्या होता है, जब समजात क्रोमोसोम एक दूसरे में क्या करते हैं, अपना जो मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डालते हैं। दैट इज कॉल्ड जीन विनिमय। चलिए दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, मेसेल्सन तथा स्टाल का प्रयोग। तो मेसेल्सन और स्टाल का क्या प्रयोग था? तो देखिए क्या है कि डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से। सेमी कंजर्वेटिव मेथड मतलब ये कि जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा तो उसमें दूसरे डीएनए में जो जो एक उसका चेन होगा वो पेरेंट का चेन होगा और दूसरा चेन होगा एकदम नया चेन होगा। मतलब एक गुण पेरेंट वाला होगा, एक गुण क्या है? नया वाला होगा। दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन को प्रूफ कौन किया है? तो मेसेल्सन और स्टाल इसको प्रूफ करने का काम किया है, ठीक है ना। तो ये कैसे प्रूफ किया है मेसेल्सन और स्टाल? तो इसी को लिखना है। तो जिसमें क्या किया था मेसेल्सन और स्टाल? इकोलाई का यूज़ किया था, जिसमें क्या सबसे पहले वो नाइट्रोजन के आइसोटोप का यूज़ किया है वो, ठीक है ना। और तब प्रूफ किया जिसमें क्या किया, इकोलाई को N15 वाले माध्यम में रख के क्या ग्रो करवाया, जिससे उसके दोनों डीएनए जो है उसमें क्या आ गया? N15 आ गया। फिर उसको नेचुरल मीडियम में रख दिया जिसमें N14 रहता है। तो फिर वो एप्लीकेशन करता है। तो उसमें देखा एप्लीकेशन करने के बाद 20 मिनट के बाद देखा कि एक स्ट्रैंड जो है वो N15 वाला है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड क्या है? N14 वाला है। मतलब एक स्ट्रैंड जो है पुराना वाला है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड N14 वाला एकदम न्यू स्ट्रैंड है। तो यहाँ से प्रूफ होता है मेसेल्सन स्टाल का कि क्या है, ये सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन होता है। सॉरी। इसके बाद क्या है? ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी में कह रहा है स्थानांतरण आरएनए। एक्चुअली हमको दो ही को डिस्क्राइब करना है, हम चारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको जो सही लगे वो डिस्क्राइब करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्थानांतरण आरएनए का प्रसंस्करण। देखिए ये जो स्थानांतरण आरएनए है यानी कि टीआरएनए का बात कर रहा है, टीआरएनए का प्रोसेसिंग। तो ये जनरली किस में होता है? तो ये होता है आपको जो यूकैरियोट होता है, यूकैरियोट के सेल में होता है। तो यूकैरियोट के सेल में कैसे मतलब प्रोसेसिंग ऑफ टीआरएनए कैसे होता है, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे करना है, डिस्कस करना है कि कैसे आखिर प्रोसेसिंग ऑफ टीआरएनए कैसे होता है। तो टीआरएनए जब भी बनता है तो बनने के बाद क्या होता है? टीआरएनए के बनने के बाद क्या होता है? टीआरएनए जो है, जैसे मान लीजिए उसका एक स्ट्रैंड बनता है, एक स्ट्रैंड जो बनता है दैट इज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। फिर क्या करता है वो? इनफोल्डिंग होता है और अपने आप में इनफोल्डिंग होके, मतलब एक ही स्ट्रैंड क्या है? इनफोल्डिंग होके डबल स्ट्रैंड बन जाता है, ठीक है ना। तो वो सेकेंडरी कहलाता है और फिर और ज़्यादा वो कॉइलिंग करता है तो वो टर्शियरी कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टर्शियरी हो जाता है और फिर टर्शियरी जो होता है वो क्या करता है? रीडिंग का काम करता है, मतलब क्या? पढ़ने का काम करता है किस चीज़ को। तो यही लिखना है प्रोसेसिंग ऑफ टीआरएनए, है ना। इसके बाद क्या है? लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज का लाइसोजेनिक साइकिल क्या है? तो बैक्टीरियोफाज क्या है? एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। जब क्या है, मान लीजिए कि सपोज ये क्या है? एक मान लीजिए ये क्या है? बैक्टीरिया है और ये क्या है? वायरस है। इस वायरस का नाम क्या है? बैक्टीरियोफाज। ये वायरस आया यहाँ पे, इस बैक्टीरिया के ऊपर आया, ओके, बैक्टीरिया के ऊपर आया और फिर ऊपर आने के बाद क्या करता है? ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल देता है। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया के अंदर जब जेनेटिक मटेरियल चला गया तो अब बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसके जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसमें क्या करता है? अटैच हो जाता है और फिर जो बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करने लगता है क्या? वायरस का प्रोजेनी प्रोड्यूस करने लगता है। तो इसी को हम लोग नॉर्मली कहते हैं क्या? लाइसोजेनिक साइकिल। बैक्टीरिया को लिसिस कर देता है, मतलब तोड़ देता है और उससे बहुत सारा बैक्टीरियोफाज का निर्माण होता है, वायरस का निर्माण होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? लाइसोजेनिक साइकिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में किन्हीं दो को केवल चित्र द्वारा दर्शाया। तो केवल बस चित्र द्वारा दर्शाना है और कुछ नहीं करना है। तो जीवाणु कोशिका में द्वि विखंडन, कैसे जीवाणु, तो एक जीवाणु ऐसे बना देना, उसमें द्वि खंडन ऐसे ऐसे करके लिख देना है, दो बना देना और उसको एक दो लाइन में हम लिख देंगे, एक दो लाइन में वहाँ पे लिखना पड़ेगा जीवाणु कोशिका में द्विखंडन कैसे हो रहा है। सबसे पहले उसका क्या है, जो केंद्रक है वो दो बराबर भागों में बटा, उसका सेल भी है दो बराबर भागों में ही बढ़ता है। एग्जैक्टली यहाँ पे लिखना मेंशन करना पड़ेगा, दो बराबर भागों में बढ़ता है उसका सेल। तो दैट इज कॉल्ड जीवाणु कोशिका में द्विखंडन, ठीक है, द्विविखंडन। विभाजन की मेटाफेज अवस्था। मेटाफेज में क्या होता है, वहां पे चित्र बनाना है, उसमें क्या है, दोनों तरफ एक सेंट्रियोल रखना है। और समसूत्री विभाजन है तो इसमें क्या करना है, हमको एक क्रोमोसोम इस तरीके से डालना है, ठीक है। जैसे सपोज करिए दिस इज द क्रोमोसोम, ये क्या है, क्रोमोसोम है, और इस तरफ से एक सेंट्रियोल है और इस तरफ से एक सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल से क्या होगा, स्पिंडल फाइबर आएगा और इस क्रोमोसोम के बीच वाला पार्ट जो है दैट इज, मान लीजिए कि ये क्या है, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के चारों ओर क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं काइनेटोकोर। तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर आया, इससे जुड़ा हुआ है इसके काइनेटोकोर से, और इधर से भी स्पिंडल फाइबर आया और इसके काइनेटो, बस दिस, ये जो स्टेज है, इस स्टेज को हम लोग कहते हैं क्या, मेटाफेज अवस्था। और बीच में क्रोमोसोम कहाँ है, एकदम सेल के एकदम मध्य में है, जो मध्य होता है ना उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। वहाँ पे मेंशन कर देंगे अगर इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। उससे क्या है, मार्क्स भी है ना ज़्यादा, मतलब ढंग से, मतलब काटेगा मार्क्स नहीं, ठीक है ना। इसके बाद है आवर्त विधि, बीजी पादप के बीजांड की संरचना। तो नॉर्मल हम एनाट्रोपस बीजांड का पिक्चर बना सकते हैं, हमारे बुक में एनाट्रोपस बीजांड के बारे में चर्चा किया गया। तो अवृत बीजी मतलब क्या है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग जानते हैं बीजांड जो है वो केवल दो पार्ट का बना हुआ है। एक पार्ट होता है जो चारों तरफ से लेयर बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्मेंट, और बीच में क्या, ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, न्यूसेलस। तो ग्रुप ऑफ सेल और चारों तरफ क्या है, इंटीग्मेंट है। तो ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं न्यूसेलस, और चारों तरफ जो सेल होता है, जो लेयर होता है सेल का लेयर, उसको हम लोग कहते हैं क्या, इंटीग्मेंट। तो इंटीग्मेंट जो होता है ना वो चारों तरफ होता है पर एक जगह नहीं होता है, एक जगह नहीं होता है, थोड़ा सा टॉप वाले पार्ट पे नहीं होता है, जहां पे नहीं होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड। उसके जस्ट ऑपोजिट वाले एंड को हम लोग कहते हैं क्या, चलाजल एंड, ठीक है। और जो इंटीग्मेंट है उससे फ्यूज होता है एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं फनिकल। फनिकल जहां पे इंटीग्मेंट से फ्यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, हाइलम कहते हैं। तो वो पिक्चर हमको यहाँ पे ड्रॉ कर देना, ठीक है, बस बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नांकित को परिभाषित करें। सबसे पहला कह रहा है जीनोम, द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम। मतलब क्या, एक जीव के अंदर जो क्रोमोसोम का जितने समूह होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्या, नॉर्मली उसको जीनोम कहते हैं। बहुविकल्पता क्या है, तो हम लोग जानते हैं, मेंडल बताया था एक जीन में दो एलील होता है, परंतु कभी कभी अगर मान लीजिए कि एक जीन में दो से अधिक एलील है तो इस चीज को हम लोग कहते हैं क्या, बहुविकल्पता कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप हमारा बहुविकल्पता शो करता है। इसके बाद क्या है, घातक जीन, तो वैसा जीन जिसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो वो जनरली क्या होता है हमारे लिए ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, घातक होता है, जो बीमारी करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ऐसे जीन को हम लोग कहते हैं क्या, घातक जीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, ओके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ ऑलराइट, गुणसूत्र विपथन। तो गुणसूत्र विपथन मतलब क्रोमोसोमल एबिडेशन, मतलब कहने का मतलब क्रोमोसोम में अगर क्रोमोसोम की संरचना में बदलाव आ जाए या उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में, मतलब जैसे हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल में कितना क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, अगर 47 हो जाता है या 45 हो जाता है, मतलब बदलाव तो आ गया ना, क्रोमोसोम के न्यूमेरिकल वैल्यू में बदलाव आ जाए या उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, क्रोमोसोमल एबिडेशन कहते हैं, ठीक है। इससे कई सारे डिजीज होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हम लोग पढ़े हैं, क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये सब, ठीक है। इसके बाद क्या है, गुणसूत्र विपथन के बाद हमको लोग को लिखना है वर्णांता। वर्णांता यानी कलर ब्लाइंडनेस। ये क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अगर अपने मान लीजिए उसमें क्या होता है, उसके बॉडी में कुछ जीन में चेंजेस होने की वजह से क्या होता है कि उसमें जो कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या चीज़, जो पिगमेंट्स होते हैं, जो प्रोटीन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए, तो वो कलर जो है सही से देख नहीं पाते। कौन से कलर, तो मेनली रेड कलर और ग्रीन कलर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं क्या, कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस कैसा डिजीज है, तो ये मेनली क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, तो ये मेंशन करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके तो आई थिंक 25 नंबर क्वेश्चन था, आई थिंक डिस्कस हो गया है,
दिस वाज 25th नंबर क्वेश्चन। ओ 26 है, तो 6 क्वेश्चन था, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये मॉडल सेट खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।